दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सभी को पता है कि एआईबी का एग्जाम 22 दिसंबर को होने वाला है। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। 2018 में जो एग्जाम हुआ था एआईबी का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, आपको नए हिसाब से सॉल्व कराऊंगा। यानी कि आईपीसी को बीएनएस और जो दंड प्रक्रिया संहिता है यानी सीआरपीसी को हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बजाय हम 2023 के पूरे धारा के बारे में आपको बताएंगे यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, इसे हम छोड़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन किसका परिणाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा द रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस, जो कि ब्राजील में है, वर्ष 1992 में हुआ था। UNFCCC द्वारा इसका हुआ था। अधीनस्थ अदालतों पर नियंत्रण का अधिकार किसे है? देखो भैया, जितने भी लोअर कोर्ट हैं सब पर नियंत्रण होता है हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट पर नियंत्रण होता है सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए, जो अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण है वो आर्टिकल यानी कि संविधान के आर्टिकल 235 में बाकायदे इस बात का प्रावधान कर रखा है। अगला है, सीपीसी की धारा 34 क्या प्रदान करती है? जो प्रदान करती है भैया, वो ब्याज की राशि का संदाय करती है। ठीक है। अगला है, ए एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था और कुल्हाड़ी का अग्रभाग यानी कि लोहा वाला जो भाग होता है वो उड़ जाता है, और पास में खड़ा एक व्यक्ति है, उस पर जाके उसके सिर पे गिर जाता है, सिर फट जाता है और मर जाता है। अगर ए की ओर से उचित सावधानी बरती जाती तो उसका कार्य माफी की योग्य है, अपराध नहीं। तो किस धारा में नहीं थे? देखिए, ये भैया आईपीसी धारा नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा। तो बीएनएस की धारा 18 में ये बकायदे इस बात का प्रावधान है, अगर कोई विधिपूर्ण कोई कार्य कर रहा है, उससे दुर्घटना हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो माफी योग्य होते हैं। धारा 22 में कहा गया है, कोई मानसिक रूप से अगर विक्षिप्त व्यक्ति है, अगर वो कार्य कर रहा है, उससे मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो माफी योग्य है, यानी कि अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसी तरह धारा 81, धारा 19 है, और धारा 23 आप समझ लीजिए। अगला है कि दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 1SCC 14 इस जनहित याचिका में अदालत के सामने क्या मामला लेके आया था? भैया देखो, वहाँ पे दिल्ली में क्या है कि जो कुछ घरेलू नौकरानी थी, यानी कि घर घर जाके नौकरानी का काम करती थी, तो उन पे क्या होता, जो सेना के पुरुष होते थे उनसे यौन उत्पीड़न करते थे, उन्हीं की जो दुर्दशा थी उन्हीं से संबंधित है। ठीक है। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वीमेन्स फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ओके। अगला है कि साइबर कानून का कौन सा अध्याय डिजिटल हस्ताक्षर के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है? तो भैया इलेक्ट्रॉनिक साइन जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसे बोलते हैं। तो ऐसी जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अध्याय 3 के धारा 5 में प्रावधान बाकायदे किया गया है। एफआईआर क्या जानकारी देती है? देखिए, जब कोई भी घटना घटित होती है, जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है, तो खट से आदमी लोग जाते हैं पुलिस पे एफआईआर दर्ज कराते हैं। तो ऐसा प्रावधान किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में, जो कि पूर्ववर्ती धारा 134 सीआरपीसी के, यानी कि इत्तला देना, सूचना देना, पुलिस को सूचना देना। ठीक है। शिकायतकर्ता की परिभाषा किस धारा के तहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में वर्णित है? धारा 2(1) ख में। अगला है, सिविल प्रक्रिया संहिता में अंतराभिवाची वाद के वादपद किस आदेश और नियम के अंतर्गत आते हैं? तो भैया ये आते हैं आदेश 35 नियम 1 के तहत। अगला है कि जो पैन है, पैन के तहत पैन किसके तहत परिभाषित किया गया है? आयकर अधिनियम 1961 के तहत। अपनी इद्दत पूरा करने के लिए एक महिला के साथ शादी ... है। तो देखिए, शादी अनियमित है, और ऐसी सुन्नी विधि में यह बात कही गई कि जो इद्दत अवधि के दौरान अगर कोई विवाह करता तो अनियमित है। अगर सिया विधि के तहत अगर ऐसा होता तो विवाह शून्य होता। अब इद्दत का मतलब क्या होता है? इद्दत का मतलब वो है कि अगर कोई महिला है और महिला का तलाक हो जाता है, यानी कि वो विवाह विच्छेद कर लेती है, तो उसके बाद भी विवाह करने से वो प्रतिबंधित है। तो विवाहित प्रतिबंधित महिला को, यानी कि जो तलाक होता है, वो प्रतिबंधित महिला हो जाती है। इद्दत उसी को कहा जाता है। सीपीसी की धारा 10 क्या प्रदान करती है? वाद का स्थगन करती है। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के तहत किसके परिरक्षित पर रोक है? तो भैया सभी पे। अगर कोई पागल व्यक्ति है, उससे कोई सवाल नहीं कर सकता है, यानी कि उसको सवाल नहीं समझा सकता है। और बहुत वृद्ध व्यक्ति है जो उससे प्रश्नों को विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता है। बहुत भाई, अब विवेक काम नहीं करेगा तो इस हिसाब से उनसे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। एक करुण आयु व्यक्ति प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता। करुण आयु का मतलब है कि बहुत अगर दुखी है, भावुक टाइप का आदमी है, वो विवेकपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए ये सभी आ जाएंगे साक्ष्य अधिनियम के, जिसके परिचित करने पर रोक है। ठीक है। अगला है, यहाँ पर देख लीजिए, कम आयु के हैं, अत्यधिक बुढ़ापा, मानसिक या शारीरिक बीमारी, किसी अन्य कारण से न्यायालय के प्रश्नों को उत्तर देने में असमर्थ है। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ में फैसला दिया। भैया राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला है, झूठे कारावास के लिए मुआवजे के लिए एक वाद दर्ज कराने की परिसीमा अवधि क्या है? तो कारावास जैसे समाप्त होगा उसकी तारीख से 1 साल। ठीक है। और अगला यहाँ पे देख लीजिए, कानून का नियम किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? ए वाई डाइसी के द्वारा होता है।
और अगला है एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित किया गया? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया। आज अगर एफआईआर दर्ज करा आज करा सकते हैं, अगर घटना 1 साल पहले हुई तब भी करा सकते हैं, आज करा सकते हैं, तो कोई समय सीमा नहीं है, आप चाहे जब कराइए। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा नियम सर्वोच्च न्यायालय और अपील के संदर्भ में विरचित किया गया है? तो भैया देखिए ये संविधान के अनुच्छेद 145 में बाकायदे कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के भीतर एक विशेष कानून और उसके उन्होंने धारा 114 या फिर 47 पर अधिनियम जो आदेश 47 पर वरीयता लेनी होगी, यानी कि दोनों पे सही है। ठीक है, अगला यहाँ पर है षड्यंत्र के टार्ट में संयोजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पीड़ित को क्षति पहुंचाता है। तो जो षड्यंत्र का अपकृत टॉर्ट होता है केवल दो पक्षकारों के बीच किए गए अनुबंध मात्र से ही संपन्न नहीं हो जाता है। अपकृत केवल तभी पूर्ण होता है जब वादी को वास्तविक क्षति हुई हो। अगला है लिखितों का रद्दकरण किस अधिनियम में? तो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31-33 में है। अगला है कि नियोक्ता द्वारा अनुचित श्रम व्यवहार क्या है भैया? अनुचित द्वारा जो श्रम व्यवहार है ये बाकायदे अनुसूची 5 में ये बात कही गई। उत्पीड़न, झूठे आपराधिक मामलों में उलझना, बिना छुट्टी लिए अनुपस्थिति के झूठे आरोप, ये सभी आ जाते हैं। अगला है कि पहली बार संवैधानिक संशोधन कब किया? 1951 में किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं भैया। अगला है किसी व्यक्ति को अपराध या अवैध कार्य या चूक करने के लिए उकसाता है तो उस पर निम्नलिखित धारा लग सकती है। कौन सी धारा लग सकती है भैया? तो लग सकती है धारा 45। ये बीएनएस की धारा 45 बता रहा हूं। और धारा 61 में क्या कहा गया है? धारा 61 में कहा गया है कि आपराधिक षड्यंत्र, और धारा 54 में कहा गया आपराधिक के जो अपराध किए जाते समय जो दुष्प्रेरक है वो, और 189 विधि विरुद्ध जमाव है। ठीक है, अपराध 3 प्रकार से गठित होते हैं, एक उकसाकर, एक षड्यंत्र करके और एक सहायता लेकर। अगला है एक ऐतिहासिक हैबस कार्पस याचिका जो आपातकाल के दौरान दायर की गई थी। तो भैया एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। अगला है संरक्षित श्रमिक कौन थे? संरक्षित श्रमिक वह श्रमिक जो स्थापित में किसी पंजीकृत व्यापार संघ का अधिशासी या पदाधिकारी है। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए बाकायदे लिखा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33(3) के स्पष्टीकरण के अनुसार जो संस्थान स्थापना से जुड़े एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के कार्यकारी या अन्य पदाधिकारी होने के नाते इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त है वो संरक्षित श्रमिक होते हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड वर्कमैन कहलाते हैं। एक व्यापार चिन्ह एक दृश्य प्रतीक होता है जो वाणिज्य से जुड़ी वस्तुओं के को अन्य वस्तुओं से अलग करने के लिए एक दृश्य के साथ लागू होता है। तो किस तरह है भैया? एक शब्द भी, एक यंत्र भी, एक लेबल भी। अगला है भारतीय विधिक प्रणाली ने वैकल्पिक विवाद समाधान के एक नई तकनीक विकसित की है जिसे लोकप्रिय रूप से लोक अदालत के नाम से जाना जाता है। इसकी सांविधिक मान्यता न्यू के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। अगला एक साहबानो मामला किससे संबंधित है? तो भैया ये तलाक से संबंधित है। ठीक है, तलाकशुदा मुस्लिम औरतों का भरण पोषण संबंधित है, बहुत चर्चित है। कभी इस पे मैं आपको फुल वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, और गार्निसी क्या है? गार्निसी एक पर पक्षकार जिसे ऋण या दावे को सुलझाने के लिए धन समर्पण करने के लिए कानूनी नोटिस के माध्यम से निर्देशित किया जाता है, तो गार्निसी होता है। और अगला है यहाँ पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 18 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अदालत में मामले को संदर्भित करने का अधिकार है? तो कलेक्टर को है। अगला है संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद कितने समय में स्थापित किया जाना चाहिए? 3 साल में। ठीक है, 3 साल की अवधि होती है। अगला औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवाद का अर्थ क्या है? तो भैया नियोक्ता और नियोक्ता के बीच विवाद होगा वो भी है, नियोक्ता श्रमिक के बीच होगा वो भी है, नियोक्ता श्रमिक के बीच रोजगार बेरोजगारी को लेकर भी सब आ जाते हैं। ठीक है, ये धारा 2 ठामे हैं। ये प्रश्न हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला यहाँ पर देखिए इनमें से कौन सा वैध बिक्री के लिए आवश्यक नहीं है? तो विक्रय का करार अवश्य होना चाहिए, ये नहीं है। तो विक्रय के 4 तत्व हैं, पक्षकार, क्रेता, विक्रेता होना चाहिए, और विक्रय की विषय वस्तु होना चाहिए, स्वामित्व का अंतराल होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए। अगला है हिरासत में मृत्यु होना कानून के राज्य द्वारा संचालित सभ्य समाज का सबसे घिनौना अपराध है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी किस मामले में की है? डी.के. वासु बनाम बंगाल राज्य में। अगला है कि पीआईएल के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कौन ले जा सकता है? सभी ले जा सकते हैं, कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति, गैर सरकारी संस्था या जनभावना वाले संस्था भी, जनभावना वाले व्यक्ति समूह, कोई भी निजी लाभ ना हो बस। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकता है। अगला है प्रसाद का सिद्धांत किस पे लागू होता है? लोक सेवक के रूप में लागू होता है। बकायदे आर्टिकल 310 में प्रावधान भी दिया गया है। कंपनी के अंतर नियमों को कौन बदल सकता है? शेयरधारक एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ये बदल सकता है। अनुच्छेद 361 क्या प्रदान करता है? न्यायालय में मुकदमा चलाने से राष्ट्रपति और गवर्नर का संरक्षण और उन्मूलन। अगला है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझ
कर इरादे से शब्दों के बोले जाने के साथ किस धारा के अंतर्गत निपटा दिया जाता है? तो ये निपटा दिया जाता है बीएनएस की धारा 302। बीएनएस की धारा 302 बता रहे हैं भैया। और बीएनएस की धारा 300 में धार्मिक जमाव में बाधा डालने से संबंधित है। और अगला जो यहाँ पर है 301 में कब्रिस्तान में अतिचार करना, ये 301 में है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे सीआरपीसी की धारा 320 की बजाय हम इसको पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 359 के तहत, धारा 359 के तहत आपराधिक धमकी के लिए आईपीसी का कौन सी, यानी आईपीसी के बीएनएस की कौन सी धारा लागू हो सकती है? तो 351 लागू होगी। तो 351 लागू है। ठीक है, अब 351 में क्या है भैया? 351 में आपराधिक अभित्रास धमकी को लेकर है, धमकी को लेकर है। और इसके साथ साथ 352 देखेंगे, बीएनएस की 352 लोक शांति भंग है और 353 लोक रिष्टिकारक ठीक है वक्तव्य है। अगला है कि इनमें से कौन सा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का एक नवीनतम रूप है? तो लोक अदालत है। और इनमें से कौन सा एक नाबालिग मुस्लिम की संपत्ति का कानूनी अभिभावक नहीं है? तो पिता भी हो सकता है, पिता द्वारा सॉरी जो नियुक्त किया जा सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन भाई नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन को हटा दिया गया है। अगला देख लेते हैं भैया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के खंड 1, 2, 3 के अनुसार एक प्रतिभू है, क्या है? खुद को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी प्रस्तुत करना, ये भी है। या केवल अपनी संपत्ति पर बदलाव दे सकता है, ये भी है। वह व्यक्तिगत देयता ले सकता है और आगे की चार्ज के रूप में अपनी संपत्ति चार्ज कर सकता है, ये सभी हैं। ये धारा 145 सिविल प्रक्रिया संहिता, ये भैया बदला नहीं है, ध्यान रखना, सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं बदला है। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1947 की धारा 49 क्या बताती है? ये कल्याण अधिकारी के बारे में बताती है। अगला है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में प्रयुक्त शब्द मामला व्यापक महत्व का है, किस महत्व का है भैया? जरा भी देख लेते हैं। ये दोनों हैं। ठीक है, एबीसी यानी कि का खा दोनों हैं। इसमें सिविल कार्रवाई अन्यवाद शामिल है और सिविल कोर्ट में कार्रवाई पूरी तरह से धारा में निहित किसी भी चीज़ के लिए सीमित नहीं है। अगला देखें, विशिष्ट अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति परिभाषा क्या है? विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 में। अगला संपत्ति कर अधिनियम की धारा 29 के द्वारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, यानी कि जो वेल्थ टैक्स है उन पे धारा 29 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में आप ले जाके अपील कर सकते हैं। अगला है कि जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत इस अधिनिर्णय में किए गए सभी सुधारों में शामिल सभी व्यक्तियों को तत्काल ... प्रदान करेगा, क्या भैया? सूचना प्रदान करता है। ठीक है, अगला है तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा कब जारी की गई? 1991 में। अगला है वैध अभिभावक कौन है? भैया सभी हैं जो वैध है। एक व्यक्ति जो विधि में नाबालिग का प्रतिनिधित्व करता है, एक व्यक्ति जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है, एक व्यक्ति जिसे किसी अविवाहित बेटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया गया, सभी आ जाते हैं। अगला है मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का भाग 3 औपचारिक रूप देता है, भैया क्या देता है? देख लेते हैं भैया क्या देता है। तो औपचारिक रूप समझौता की प्रक्रिया देता है। अगला है कि संविधान में न्यायपालिका का कार्यकारिणी से पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत प्रत्याभूत है? डीपीएसपी में आता है, यह अनुच्छेद 50 आ जाता है। ठीक है, तो अगला है इन कैमरा परीक्षण किस धारा के अंतर्गत आरोपित मामलों में किया जाता है? तो धारा 64। तो ये बीएनएस की धारा 64 है। बीएनएस धारा की 64 में रेप से संबंधित है और रेप से संबंधित जो है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 तक है। यानी कि अगर ऐसे मामला आ जाते हैं तो धारा 64 भी है, धारा 65 भी है, धारा 66, 64 से कुल मिलाकर 71 तक समझेंगे। ठीक है, तो ये धारा 71 तक है। और इसमें क्या है कि जो जिससे रेप होता है तो बंद कमरे में रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो साक्ष्य होता है। अब यहाँ पे धारा 103 क्या है? धारा 103 हत्या के लिए दंड है, 109 हत्या का प्रयास है। 302 बदल गया, आईपीसी की धारा की जगह अब 302 की जगह 103 है, 307 की जगह 109 है और 376 की जगह अब 64 हो गया, ये ध्यान रखना है। और 498 धारा 85 हो गया, जिसमें महिला की क्रूरता के साथ बात किया गया है। अगला है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय से अधिक हिरासत में नहीं रखना चाहिए? 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 में ये बात कही गई है। अगला है कि इनमें से कौन मुस्लिम भरण पोषण के लिए पात्र नहीं है? तो भैया एक अधर्मज पुत्र पात्र नहीं है। ठीक है, अगला है कि सिविल मामलों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम सबूतों का बोझ किस पर डालता है? वादी पर डालता है, ऐसा बात धारा 104 में कहा गया है। अगली बात है निम्नलिखित में से किस पर सीआरपीसी की धारा यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के समझेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 60 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति का उन्मोचन हो सकता है, तो अपने ही बंद पद पर, जमानत पर, मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश था, यानी कि सभी तीनों आ सकते हैं। अगला बाबू देख लेंगे। अगला देखिएगा, ए को धन के साथ एक पर्स मिलता है, उसे नहीं पता है किसका है, उसे बाद में पता चलता है कि वह बी का है और अपने स्वयं के उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है। ए दोषी है आपराधिक न्यास भंग का।
ठीक है, ये जो है आपराधिक न्यास भंग का दोषी है। अगला देखेंगे, आदेश 33 नियम 1 में इतने पर्याप्त साधन नहीं है। इसका शब्द है भैया संपत्ति जिस पर याचिकाकर्ता का वास्तविक नियंत्रण है। अगला चलो देखते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 खा केंद्रीय और राज्य अधिकारियों को सशक्त बनाती है, ताकि वो इसमें कोई नहीं है क्योंकि इसमें 22 खा के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, निर्णय डिक्री आदेश आदि में लिपकी या अंक गणितीय गलतियों को सही किया जा सकता है सीपीसी की धारा 152 के तहत। अगला है, अभियुक्त द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया संस्वीकृति वाला कथन स्वीकार्य है। अगला है, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से निश्चित किया है, संसद संविधान की किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान की बुनियादी संरचना यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदल नहीं सकती है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं भैया, अगला है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा के अंतर्गत पुलिस वारंट के बिना अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। तो भैया देखिए, ये धारा 35 है जो कि मैं बीएनएस जो कि मैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये धारा 35 में इस बात कही गई है कि पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना वारंट के बिना भी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है जब कोई ऐसा काम लगे कि उसे हाँ भैया कोई गलत काम करने जा रहा है तो कर सकती है। धारा 34 में ग्राम मामलों के संबंध में है। धारा 39 में नाम पता अगर नहीं बता रहा है तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और धारा 31 में जनता कब पुलिस मजिस्ट्रेट की सहायता करेगी। ठीक है, जनता कब पुलिस और मजिस्ट्रेट की सहायता कर सकती है। अगला है, माल विक्रय अधिनियम 1930 की कौन सी धारा का संबंध अग्रिम संविदा भंग से है। तो धारा 60 में है, अब बकायदे देख लीजिएगा। और प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम में उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही किस प्रावधान की धारा शामिल की गई। धारा 63 से धारा 70 तक। भारतीय पंजीकरण अधिनियम की कौन सी धारा उपहारों और अचल संपत्ति की लिखितों का पंजीकरण अनिवार्य है। तो भैया इसमें धारा 17 है। अगला है, सड़क परिवहन को नियंत्रित करने की राज्य सरकार की शक्ति मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत किस धारा के तहत प्रदान की गई है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 के तहत। अगला है कि फैसला पक्षों या उनके वकीलों को खुली अदालत में सुनाया जाता है। तो ये पूरा फैसला सुनाकर, पूरा फैसला पढ़कर, फैसले को प्रभावी भाग पढ़ के भी सुनाया जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है, अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य सीआरपीसी की किस धारा के है। देखो सीआरपीसी की हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो इसमें अभी आ जाता है 265, इसका सही आंसर 265 हो जाएगा। 287 में क्या है, विचारित है। ठीक है, और विचारित भाग को निर्णय है। और 258 में दोष मुक्ति अथवा दोष सिद्ध का निर्णय है। ठीक है, और अगला यहाँ पे आत्महत्या के लिए उकसाना, यह बीएनएस की किस धारा में आता है। तो आत्महत्या के जो लिए उकसाना है वो बीएनएस की 108 में आता है। ठीक है, आत्महत्या के लिए 108 में आता है। अगला यहाँ पर देखेंगे, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत विवाह के विघटन के लिए एक डिग्री पारित करना परिवार न्यायालयों के समवर्ती अधिकार क्षेत्र है। यह आदेश किस मामले में पारित किया गया। डॉक्टर मैरी बनाम डॉक्टर विंसेंट। ठीक है, अगला है, अधिवक्ताओं के लिए अवाचार की सजा अधिकतम अधिनियम की कौन सी धारा है। अवाचार मतलब है दुराचार, मिसकंडक्ट जिसे बोलते हैं। तो धारा 35 में इसका प्रावधान किया गया है। तो किस धारा में, धारा 35 में। और अगला यहाँ पर हटा दिया गया है, क्वेश्चन को अगले देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 265 के अधीन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, यदि दोष आधार रहित तो दोषी को रिहा करना पड़ता है। ठीक है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेशों को प्रख्यापित करने का अधिकार जब राज्य विधानसभा सत्र में नहीं होता है। राज्य और केंद्र के बीच वित्तीय संबंधों को संविधान परिभाषित किए गए 264 से 293 के बीच में। महात्मा गांधी को अहमदाबाद जेल में हुई ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा यानी कि आईपीसी की धारा 124 ये था, लेकिन इसको अब खत्म कर दिया कि इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसे राजद्रोह के लिए था। अगला भी हटा दिया गया है, सीआरपीसी की धारा 128 हो गया है और ये 129 हो गया है। ठीक है, 84 देखिए, दाएं भाग स्कूल का मानना है कि एक परिवार क्योंकि वह संयुक्त है इसलिए उसकी संपत्ति भी संयुक्त है, ये कथन गलत है। ठीक है, अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब पारित हुआ। भैया 1872 में पारित हुआ। अगला है, वकील के पेशेवर नैतिकता के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो भैया ये सभी हैं। वकीलों को हड़ताल पर जाने या बहिष्कार के लिए कॉल देने कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई वकील किसी भी अवैध या अनुचित साधन द्वारा अदालत के फैसले को प्रभावित नहीं करेगा। अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला वकील अवाचार का दोषी है, यानी मिसकंडक्ट का। ड्रॉयड प्रशासन किसका प्रशासन है भैया, फ्रांसीसी प्रणाली का है। साइबर अपराधों को किस अधिनियम में शामिल किया गया है। तो साइबर अपराध जाहिर सी बात है कि साइबर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में शामिल किया गया है। और कौन सा निजी अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्र, ये सब निजी अधिकार नहीं है। धारा 63
और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निम्नलिखित में से कौन से संबंध के बारे में सही है? तो सभी है। यह प्रक्रिया का हल का रूप है, या उपस्थिति के लिए है, या दस्तावेज और चीज़ों को पेश करने के लिए है। अगला है यहाँ पर कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य एक अग्र निर्णय है। तो ये जो है सह अभिव्यक्ति की संस्कृति का एक प्रमुख वाद है। इन तीनों में से कोई है नहीं। ठीक है। अगला है कार्यक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दाता द्वारा जारी किए गए चेक बाउंस होने पर चेक राशि का पुनः प्राप्त करना। ठीक है। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 27 के तहत पारित आदेश के खिलाफ अपील होती है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाइए अपील कीजिए। अगला है कि कौन सी संस्था अवाचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड निर्धारित करती है? तो अनुशासनात्मक समिति। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 में ये बात बाकायदे कही गई है। अगला है कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के ज्ञापन का ग्राहक बनता है तो कम से कम कितने शेयर लेने होंगे? तो भैया कम से कम जो है 1 शेयर लेना होगा। अगला जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। लिस पेंडेस का सिद्धांत संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा के तहत दिया गया है? धारा 52 के तहत दिया गया है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? या औपचारिक कानून प्रवर्तन करने वाली एजेंसियां हैं, जैसे इंटरपोल, यूरोपोल है। ठीक है। अगला है कि विलंबित मेहर तलाक के वक्त या फिर पति की मृत्यु के समय देय है, यह कथन सुन्नी कानून के तहत सच है। अगला है यहाँ पर 100 मृत्युकालिक घोषणा किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए? तो मृत्यु से पहले बीमार व्यक्ति द्वारा। जो बाकायदे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 में बात कही गई मृत्युकालिक घोषणा के विषय में प्रावधान किया जाता है कि मृत्युकालीन कथन उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।